हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी में अधिगम के बारे में। सीखना या अधिगम ये एक जर्मन शब्द है जिसकी अंग्रेजी होती है लर्निंग। अधिगम एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, यानी बालक जब से जन्म लेता है मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। सीखने की इस प्रतिक्रिया में मनुष्य अनेक प्रतिक्रियाएं करता रहता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए तो एक जलता हुआ दीपक एक बालक के सामने ले जाने पर उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करता है और इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है और वह हाथ पीछे खींच लेता है। पुनः जब किसी बालक के सामने दीपक को लेकर जाया जाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान ही अभिप्रेरणा है। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल भी कहा गया है। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं, यानी कि अधिगम जो है लगातार जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम से क्या होता है? अधिगम से व्यवहार में एक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ चीजें सीखता रहता है। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा और वातावरण के द्वारा। अगर एक छोटा बालक है, वह जन्म से ही अपने बड़ों का अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है और कुछ न कुछ सीखता रहता है। और वातावरण में क्या होता है कि वह वातावरण से यानी अगल बगल क्या हो रहा है वह देखकर उसको ग्रहण करता है, यानी कि सीखता है। अर्थात हम कह सकते हैं अधिगम से अभिप्राय अनुभव द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार का शब्द का प्रयोग इसी बुक में किया गया था। व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अधिगम की कुछ परिभाषा के बारे में। गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं, उसने अधिगम को क्या कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। B.F. स्किनर के द्वारा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, ये B.F. स्किनर ने कहा है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है। मनोवैज्ञानिक गेट्स और अन्य ने कहा है सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और आगे बात की जाए क्रो एंड क्रो, यह पति पत्नी है। इसमें दोनों लोगों का नाम क्रो एंड क्रो है। आदतों, अभिवृत्तियों तथा ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है काल्विन। काल्विन ने मनोविज्ञान में अधिगम को पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, ये काल्विन जी ने कहा है। इसके बाद बात करते हैं अधिगम के प्रकार, यानी अधिगम के कितने प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है ज्ञानात्मक अधिगम, नंबर सेकंड है भावात्मक अधिगम, नंबर थर्ड है क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम में ज्ञान के माध्यम से सीखा जाता है। भावात्मक अधिगम में भावों को पढ़ा जाता है, यानी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी प्रतिक्रियाओं से या भावों से इसको समझा जाता है। और क्रियात्मक अधिगम में उनके क्रियाओं से समझा जाता है, वह किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, इसके आधार पर अधिगम के बारे में हम समझ सकते हैं। आगे बात की जाए तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को क्या क्या प्रभावित करता है। नंबर फर्स्ट है वातावरण, नंबर सेकंड है परिपक्वता, नंबर थर्ड है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि बालक अगर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका अधिगम प्रभावित होगा। नंबर फोर्थ की बात की जाए विषय सामग्री का स्वरूप, नंबर फिफ्थ पे सीखने का समय व थकान। आगे बात की जाए अधिगम के सिद्धांत, यानी कि अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं और किसने दिया है। बात की जाए थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक
इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की जिन्हें निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनका फर्स्ट नियम है मुख्य नियम और सेकंड है गौड़ नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इनके अभ्यास के नियम को भी 2 नियमों में बांटा गया है। फर्स्ट है उपयोग का नियम और सेकंड है अनुप्रयोग का नियम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नंबर सेकंड की बात की जाए तो गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी लॉ, इसको 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पे है बहु अनुक्रिया का नियम और सेकंड पे है मानसिक स्थिति का नियम और थर्ड नंबर पे है आंशिक क्रिया का नियम और नंबर 4 पे है समानता का नियम। नंबर 5 पे है साहचर्य परिवर्तन का नियम। नंबर सेकंड पे बात की जाए स्किनर का सिद्धांत, यानी ये है B.F. स्किनर। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर ने यह सिद्धांत चूहे के बॉक्स पर दिया, इसीलिए इसको उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया था जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट कर दिया था और इस पिंजड़े में चूहे को अंदर रख दिया था और उसके बाद दरवाजा को बंद कर दिया। लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और वह लीवर ऊपर उठ जाता था। ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को ही स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने कबूतर पर भी यह सिद्धांत किया था, इसीलिए इसको स्किनर बॉक्स में कबूतर के बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 की बात की जाए कोहलर का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत या सूझ और अंतर्दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। कोहलर ने अपना यह सिद्धांत एक चिंपांजी पर किया था जिसका नाम था सुल्तान। पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1559 में इसका प्रयोग किया था। नंबर 4 की बात की जाए तो मैस्लो का सिद्धांत। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम पिरामिड को बनाने के लिए किए जाते थे। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का एक सिद्धांत जो जन्मजात मानवीय जरूरतों को प्राथमिकता में पूरा करने पर आधारित था, आत्म साक्षात्कार में भी परिणित था। अब्राहम मैस्लो का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1908 में और मृत्यु हुई थी 8 जून 1970 में। नंबर 5 की बात की जाए तो बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बंडूरा जो है ये कनाडा के निवासी हैं या थे। इन्होंने सन 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग बॉर्बी डॉल पर किया था। इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। नंबर 6 की बात की जाए तो ब्रूनर का सिद्धांत। इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। यह भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादन से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत पर ही अपना कार्य किया था। ब्रूनर का सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
नंबर 7 पे है टालमैन का सिद्धांत। टालमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम है एडवर्ड सी टालमैन। इनको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रत्याशा सिद्धांत, संकेत गेस्टवाल्ट और सिद्धांत उद्देश्य व्यवहारवाद। टालमैन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया था। उनके सिद्धांत का वर्णन उनकी पुस्तक पर्पोसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन में किया गया है, जो 1932 ईस्वी में आई थी। टालमैन को प्रयोजनपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। नंबर 8 की बात की जाए तो हल का सिद्धांत। हल के सिद्धांत को हल का प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस अधिगम का सिद्धांत है कि प्रतिपादक जो हैं मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया था। इस सिद्धांत को आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत और संपोषक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताया। नंबर 10 की बात की जाए तो पावलोव का सिद्धांत। पावलोव जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका पूरा नाम है IP पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ होता है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रयोग किया था वो अपने पालतू कुत्ते पर किया था। अधिगम का ये चैप्टर अब समाप्त होता है और आगे हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, सीखना अधिगम का अर्थ है, यानी कि सीखना अधिगम का क्या है। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना, यानी कि उसका संपूर्ण विकास। नंबर 2 क्वेश्चन की बात की जाए तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। प्रेरक, शिक्षक, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था। इसका आंसर है बी, शिक्षक। नंबर 3 की बात की जाए, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डैश की चलती रहती है। नंबर 1 है सीखने की प्रतिक्रिया, बी है विकास की, सी है बालक शरारती, डी है शिक्षकों प्रगति, यानी इसका आंसर है सीखने की प्रक्रिया। नंबर 5 क्वेश्चन की बात की जाए तो अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अधिगम चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह कैसी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है डी, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।